कोमल की नई नई शादी हुई थी और वो अपने ससुराल आई थी। कोमल को देखकर उसकी सास सनीता बोलती है। बहू, अब से ये तेरा घर है और मुझे तो अपनी सास नहीं बल्कि माँ ही समझियो। मुझे पता है कि कई बहू अपने सास से डरती है कि उनकी सास कैसी होगी, उस पर रोक टोक करती होगी, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा बहुत सीधा सरल स्वभाव है। मेरे लिए तो मेरी बहू ही मेरा सब कुछ है और अब तू आ गई है ना, तो बस मुझे और क्या चाहिए। वैसे भी भगवान ने मुझे बेटियां नहीं दी है और मुझे बेटी का बहुत शौक था, तो अब से तू मेरी बेटी है। माँ जी, सच सच कहूँ तो शुरू शुरू में मुझे भी थोड़ा डर ही लग रहा था। आप बहुत सख्त मिजाज की होगी और मुझ पर रोक टोक करोगी, लेकिन आपने तो मेरे आने के साथ ही मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी है। आप सच में बहुत अच्छी हो और मुझे नहीं लगता हम दोनों में कभी तू मैं हो सकती है, क्योंकि जहाँ मैं नहीं समझूंगी ना, वहाँ आप मुझे समझाओगी और जहाँ आप नहीं समझोगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगी, और ऐसे ही दोनों सास बहू की गाड़ी बड़े अच्छे से चलेगी। और मुझे नहीं पता कि बाकी की बहुएं कैसी होती है, लेकिन मैं तो आपका बिल्कुल बेटी की तरह ध्यान रखूंगी। और जब आपने आते ही मेरा इतना ध्यान रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने दी और मुझे समझाया भी है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको तसल्ली दूं। आपके घर में बहू नहीं बल्कि बेटी आई है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? कोई बात बुरी तो नहीं लगी ना आपको मेरी? नहीं बहू, तेरी कोई बात बुरी क्यों लगेगी? तू तो साफ साफ अपने शब्दों में बता रही है ना कि तू भी मुझे अपनी माँ ही मानेगी, इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। अच्छा, तू बहुत थक गई होगी, इसलिए मैं तुझे तेरे कमरे में लेकर चलती हूँ। वहाँ जाकर आराम कर ले, बाकी ये काम देख लेंगे। अनीता इतना बोलकर अपनी बहू को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ कोमल आराम से सो जाती है। अगली सुबह कोमल सबके लिए नाश्ते में कढ़ी चावल बनाती है। तभी अनीता वहाँ आती है और अपनी बहू से बोलती है। अरे बहू, तूने कढ़ी चावल किससे पूछकर बनाया है? मुझे कढ़ी चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने आज तक कभी भी कढ़ी चावल खाया भी नहीं है और तूने कढ़ी चावल बना दिया। अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता कुछ बनाने से पहले। हाँ, जानती हूँ कि तू घर में नहीं है, तुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पूछ लिया कर। पूछने में कोई बुराई नहीं है। मैं तुझे मना थोड़ी ना कर दूंगी किसी चीज के लिए भी, लेकिन अपनी मनमानी करना भी तो ठीक नहीं है ना बहू। अरे माँ जी, आप भी कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो? कढ़ी चावल कितने अच्छे होते हैं, कभी खाया भी है आपने? चुपचाप से खा लो, कोई जरूरत नहीं है दोबारा कुछ बनवाने की। वैसे भी इतनी महंगाई हो रही है, और जब मैं रोज खाना बनाती रहूंगी ना बार बार, तो पहली बात तो ये गैस लगेगी, और जो खाना मैंने बनाया था वो वेस्ट होगा, वो भी देखना चाहिए ना। आप भले ही बच्चों की तरह करो कि आपको ये नहीं पसंद है, आप नहीं खा सकती हो, लेकिन मैं तो समझदार हूँ ना, जो घर में बन गया है आप वही खा लो। बार बार खाना बनेगा तो हम लोगों को कितना नुकसान होगा, ये बात तो आप जानती हो ना। चल ठीक है बहू, तू कह रही है तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होगी। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। वैसे भी तेरे हाथ का कभी खाया नहीं है, अब खाएंगे तो पता चल जाएगा कि कढ़ी चावल आखिर होता भी क्या है। मैंने वैसे पहले कभी खाया नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब घर में बना है और तूने भी तो इतनी मेहनत से बनाया है ना, तो मैं खा ही लूंगी और कर भी क्या सकती हूँ। ये हुई ना बात माँ जी। चलो अब जल्दी से आप कढ़ी चावल खा लो, तब तक मैं घर के बाकी के काम कर लेती हूँ। अगर काम सुबह निपट जाते हैं ना तो अच्छा रहता है, दिन भर आराम कर सकते हैं हम। अनीता चुपचाप से अपनी बहू का कहा मान लेती है और कढ़ी चावल खा लेती है। इसी तरह धीरे धीरे करके कोमल अपने ससुराल में अपना हुक्म चलाने लगती है और अनीता उसे कुछ भी नहीं कहती है, बल्कि जो उसकी बहू कहती वो एक बार में मान लिया करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। तभी एक दिन कोमल आती है और बोलती है। अरे अरे माँ जी, कहाँ जा रही हो आप? आपको पता है ना बाहर कैसा मौसम हो रहा है, और मौसम की तो छोड़ो, आपको बाहर जाने की क्या ही जरूरत पड़ गई, घर में भी रह लिया करो। जब देखो आप भी ना बाहर जाती रहती हो। अरे बताओ आप कहाँ जा रही हो? बहू, वो घर पर थोड़ा बोर हो रही थी मैं, तो मैं सोच रही थी कि पड़ोसन शांति के साथ थोड़ा बाहर टहल आऊं। अच्छा रहता है ना, शरीर बैठे बैठे थक ही जाता है, अगर थोड़ा बाहर टहल लूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये ठीक है आपका मन कि घर पर काम बोल दो तो आप नखरे दिखाने लगती हो। कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, तब आपसे काम नहीं होता, और अभी बाहर जाना है तो आप बड़ी जल्दी जा रही हो। एक काम करो, आप घर के काम कर लो, उसमें ही आपका टहलना भी हो जाएगा।
बाहर जाओगी और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए कहीं गिर विर ना जाओ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और वैसे भी आपकी उम्र तो घर में रहने वाली है, आप कहीं बाहर मत जाइए। चलिए झाड़ू लगाइए, ठीक है ना? कोमल के बोलने पर अनीता कुछ नहीं कहती और झाड़ू लगाने लग जाती है। तभी उनकी पड़ोसन शांति आती है और कोमल से बोलती है। अरे बहू, तेरी सास कहाँ है? आज उसने कहा था कि हम दोनों टहलने जाएंगे। मैं इतनी देर से तेरी सास का इंतजार कर रही हूँ और वो अब तक आई नहीं है। अरे जाना नहीं है क्या उसे? बुला ना उसे। नहीं माँ जी, कहीं नहीं जाएंगी। माँ जी घर में झाड़ू लगा रही हैं। अगर आपको जाना है तो आप अकेली चली जाओ, और माँ जी को ऐसे फालतू का आइडिया देती ही क्यों हो आप? अगर आपको टहलना है तो घर में ही आप काम करके टहल नहीं सकती हो क्या? आपको बाहर लेकर जाना जरूरी होता है क्या माँ जी को? हाँ शांति, बहू ठीक ही तो बोल रही है। मैं घर पर ही झाड़ू लगा लेती हूँ, इसी बहाने थोड़ा मेरा वॉक भी हो जाएगा। तू अकेली चली जा। अरे भाई, ये क्या बात हो गई? कोमल तेरी बहू है या तू कोमल की बहू है? ये तो तेरी सास बन के बैठी हुई है। ये तो तुझे हर जगह जाने के लिए मना कर रही है और तू इसकी बात भी मान रही है बहू की तरह। भगवान झूठ ना बुलवाए, कल को तेरी बहू बोलेगी कि तू सही से काम नहीं करती तो घर से चली जा। तू तो चली जाएगी। देख, अभी भी समय है, सुधार ले तू बहू को। इतना भी सही नहीं होता बहू का मुंह चलाना। आंटी जी, अब आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आपको लग नहीं रहा कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अगर मैं बोलने पे आई ना तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपको पता है ना मैं बहुत बोल सकती हूँ, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलिए कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। ओ सुपनेखा की बहन, तू अपनी सास को डरा सकती है पर मुझे नहीं, समझी तू? तेरे जैसे तो बहुत सीधे किए शांति ने। और अगर यकीन ना हो ना तो जाकर पूरे मोहल्ले में पूछ लेना, शांति का काटा हुआ ना पानी भी नहीं मांगता। देख, मुझसे तमीज से बात किया कर, वरना अगर मैं बदतमीजी पे आ गई ना तो तेरी सारी तमीज ना यहीं पर धरी की धरी रह जाएगी। वो तो मैं तेरी सास की वजह से कुछ नहीं बोल रही हूँ, बड़ी आई मुझे जवाब देने वाली। चल हट। शांति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोमल और अनीता अभी भी पहले की तरह ही कर रहे थे। कोमल अपनी सास पर हुक्म चलाती थी और अनीता बिना किसी बात का विरोध किए सारे काम कर दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कोमल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और पता चलता है कि कोमल माँ बनने वाली है। यह खुशखबरी सुन के सभी बहुत खुश होते हैं और अनीता बोलती है। बहू, आज के बाद तू वही करेगी जो मैं बोलूँगी। तू अब अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं करेगी। आई बात समझ में? माँ जी, आप ये बहू, जो मैं बोल रही हूँ ना बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तू माँ बनने वाली है, तेरा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। और तू कहीं भी आएगी जाएगी, जो भी करेगी मुझसे पूछ कर ही करेगी। अगर तूने मुझसे पूछ कर नहीं किया तो मैं भी दिखा दूंगी कि मैं तेरी बहू नहीं बल्कि सासू माँ हूँ। और आखिर सास क्या होती है तुझे पता चल जाएगा। अनीता का ये रूप देखकर कोमल बहुत घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास की सास नहीं बनती है बल्कि बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है। रूबी एक छोटे से चौल में रहने वाली थी, जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी और उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। और इसी प्यार में विक्रम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है और रूबी को अपने घर लाता है। घर आते ही विक्रम अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने शादी कर ली है। अब आप माने या ना माने, मैं रूबी से प्यार करता था और उससे ही शादी भी कर चुका हूँ। मैंने तुझे इतनी छूट क्या दी कि तू अपनी माँ के खिलाफ जाकर बहू ले आया? मुझे कहता तो मैं एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती तेरे लिए। लेकिन मेरा प्यार तो रूबी है ना माँ। कोकिला विक्रम को सुनाते हुए रूबी का घूंघट उठाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि रूबी वाकई बहुत सुंदर थी। जिसे देखते ही कोकिला विक्रम से कहती है, बेटा, मुझे कहा होता तो मैं तेरी शादी धूमधाम से करवाती। कितनी सुंदर बहू लाया है तू। मेरा तो सारा गुस्सा शांत हो गया। सच में माँ, आपको रूबी पसंद है? हाँ हाँ, मुझे रूबी पसंद है। बेटा रूबी, आओ, वाकई तुम बहुत सुंदर हो। रूबी ये सुनते ही जॉनी लीवर के स्टाइल में अपनी सास कोकिला से कहती है, अपन का नाम छोटा छतरी है, बोले तो जॉनी भाई की फैन। बहू कॉमेडी कर रही है ना? बहुत फनी है तू। अपन को छोटा छतरी के नाम से चौल में अपने पंटर लोग बुलाते हैं।
तो तुझे भी अपन का नाम तमीज से लेना पड़ेगा बुढ़िया, समझी क्या? विक्रम, ये है तेरी चौल वाली सुंदर संस्कारी बीवी। माँ, रूबी जॉनी लीवर सर की फैन है। इससे तूने कैसे शादी कर ली? तुझ में दिमाग नहीं है। देख कैसे बात कर रही है ये। तेरे बेटे ने अपन से शादी प्यार के वास्ते की है। जॉनी भाई की भाषा में बोले तो ये मेरा पति, मैं इसकी पत्नी। भर दी इसने मेरी मांग, वरना देती इसके कान के नीचे एक फटनी। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। न जाने कैसी बहू ले आया मेरा बेटा। माँ, आप क्या लेकर बैठ गई हो? रूबी तो सिर्फ जॉनी लीवर की फैन है और कुछ नहीं। ऐसा फैन होने का क्या ही फायदा कि किसी से बात करने की तमीज ही ना हो। अगले दिन देर शाम कोकिला की पड़ोसन कमला आती है रूबी को देखने, और वो कोकिला से कहती है, कोकिला, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाया है विक्रम। अब चल जल्दी से मुंह दिखाई कर दे अपनी बहू की। ये कमला न जाने कहां से आ गई है। मेरी बहू ने अपना गटर जैसा मुंह खोला तो सब गुड़ गोबर हो जाना है। अब क्या करूं? कोकिला किस सोच में डूबी है? चल मैं ही बुला लेती हूँ तेरी नई नवेली बहू को। ये बोलकर कमला हॉल से ही रूबी को आवाज लगाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ है? जरा बाहर तो आजा। ये सुनकर रूबी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और कमला रूबी को देखकर कहती है, अब आ गई है बहू तो मुंह दिखा दे। अबे ओ गुड नाइट के मच्छर, मेरे दिमाग पर सवालों का मंजीरा काहे को बजा रही है? तुझे मेरा थोपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? राम राम बहू, क्या बोल रही है? मजे ले रही है क्या अपनी सास से? ये तानपुरे की तरह कब से बजे जा रही है? तेरा मुंह काहे को बंद नहीं होता? मैं देख रही है ना अपना चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, समझी क्या? कोकिला, मस्त बहू मिली है तुझे, फुल एंटरटेनिंग। कमला तू चुप कर। देख लिया ना बहू को, अब जा। एक तो मेरा बेटा न जाने इसे कहां से उठा लाया है, और एक तू है जो मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। ए बुढ़िया, उंगली मत कर तू मेरे मोहब्बत के बीच में, नहीं तो तेरे को दफना डालेगी मैं जूहू के बीच में। बहू मजा आ गया, क्या बोली है तेरी। चल तू निकल कमला अभी मेरे घर से। एक क्या कम थी कि दूसरी भी आ गई। अरे कोकिला, तू तो बुरा मान रही है। कितनी प्यारी है तेरी बहू। ए बुढ़िया, उसको क्या भगा रहे लिए रे तू? बादशाह है अपन, समझी क्या? तभी तो बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा? कुछ भी बोलती है रे तू, एकदम बकवास माफिक। कमला को रूबी का बोले तो शांतपति वाला अंदाज बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से अब कमला का आना जाना कोकिला के घर पहले से ज्यादा होने लगा था। एक रोज कोकिला के पिताजी और विक्रम के नाना जी प्रकाश का आना होता है, और वो आते ही विक्रम की बहू को बुलाते हैं। कोकिला, तेरी बहू कहाँ है? बुला बहू को। पिताजी वो काम कर रही है, आप बैठो ना। अरे बेटा, मैं तो उससे ही मिलने आया हूँ। ये सुनकर कोकिला रूबी को आवाज लगाती है और अपने मन में सोचती है, न जाने अब ये मेरे पापा के सामने क्या बकवास करेगी। कोकिला ये सोच ही रही थी कि तभी रूबी आती है और अपनी सास को कहती है, ए तेरे को कितनी बार समझाऊं मैं कि अपन को छोटा छतरी बुलाने का, लेकिन तेरे दिमाग में मेरी बात घुसती काहे को नहीं है? बहू, विक्रम के नाना जी और मेरे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। कौन है रे? चालू एपिसोड में कमर्शियल ब्रेक की तरह बीच में आ गया। अब बताया ना बहू, ये तुम्हारे भी नाना जी हुए। अच्छा, तो ये है विक्रम के नाना जी। बोले तो अपन के भी नाना जी हुए। बहू, कम से कम पिताजी के सामने तो इज्जत से बात कर, वो हमसे बड़े हैं। आप जिस स्कूल में केजी में पढ़ रही हो ना सासू माँ, हम उसके प्रिंसिपल हैं। समझ में आया क्या? बहू चोल से है ना, तो इसकी भाषा ऐसी है। कोई बात नहीं, यहाँ रहेगी तो सब सीख जाएगी। अबे सड़े हुए आम की गुठली, बिगड़ चाय की केतली, पान की पोटली, बगैर आँख की पुतली। बहू, ये तू क्या बोले जा रही है? माफ करना मांगता अपन को नाना जी, डर गए ना आप? ये तो अपनी फिल्म का डायलॉग है। क्या बात है बहू? पापा जी, आप भी, ये क्या हो गया है मेरे पूरे घर को? ओ सासू माँ, हम हैं दुई धारी तलवार, ऐसन करेंगे वार, जिंदगी कर देंगे तोहरी बेकार। ये हमारे इधर का भाषा बोली हो तुम बहू? बोले तो रवाज ना नाना जी। अब भी मजा आया ना बिडू? अरे नाना जी, आपको तो अपन की पलटन में होना चाहिए था। सही कह रही हो बहू, तुमसे मिलकर मजा आ गया। मेरी बेटी तो है ही शुरू से नकचिड़ी। जाने दे, तू बिंदास रहे यहाँ। देर शाम ही नाना जी तो चले जाते हैं, लेकिन कोकिला को तो इस बात का गुस्सा था कि उसकी बहू ने
उसके पापा जी को भी अपनी तरफ कर लिया। ऐसे में कोकिला रूबी से कहती है, बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी चौल वाली छपरी भाषा बंद कर। तुझे समझ क्यों नहीं आता? बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, अरे बाबा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अरे बाबा मुझे माफ कर दे। बहू, ये क्या कर रही है तू? छोड़ मेरा पैर, छोड़ ना बहू। माँ जी, आपको मेरा एक कैसा लगा? एकदम मस्त ना? बहू बहू बहू, बहुत हो गया। अभी मजा आया ना बेडू? चुप कर बहू, मुझ पर रहम कर दे और जाकर चाय बना दे विक्रम के लिए। माँ जी, आपको मालूम होना मांगता कि एक मर्द कब पीता, क्या पीता, कैसे पीता, ये जानकारी रखना हर भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। हाँ मेरी माँ, अब हो गया हो तेरा एक्ट, तो जा यहाँ से। कोकिला अब तो और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। समय बीतता है। एक रोज बिजली वाला बिजली का बिल देने कोकिला के घर आता है और जैसे ही डोर बेल बजाता है तो रूबी गेट खोलती है। तभी बिजली वाला रूबी से कहता है, घर में कोई है क्या? ओ अकल से तो तू मेरे को अंधा ही दिखता है, आँख का भी अंधा लगता है क्या? तेरे को सामने छोटा छतरी खड़ा नहीं दिखेला है क्या? छोटी छतरी, और आप? हाँ मैं, तेरे को क्या काम है? मैं बिजली विभाग से हूँ। और मैं करंट विभाग से। बोले तो तेरे को शॉर्ट सर्किट दूं क्या, वो भी 440 वोल्ट का? नहीं जी नहीं, आप तो बड़ी फनी है। सारा कभी यहाँ से, वरना निकल जाएगी मैं तेरे को, समझा क्या? तभी ये सब सुनकर कोकिला आती है, जिसे देखकर रूबी अपनी सास से कहती है, भोपू के माफिक बचता ही जा रहा था। कौन था बहू? हाँ, कोई अनाथ आश्रम का लीडर चवन्नी मांग रहा था मोदी के जमाने में। ये सब कोकिला भी सुन रही थी, लेकिन वो अपना सर पीटकर खुद से बोलती है, हे भगवान, क्या बहू दी है आपने। बोले तो झक्कास, और जॉनी भाई का शुक्रिया। इस कहानी में नेहा, जिसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, हालांकि वो सुंदर थी नहीं, पर उसको ऐसा लगता था कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है। बस इसलिए वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। पर क्या उसका ये घमंड टूटेगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। नेहा अपनी माँ कोमल के साथ रहा करती थी। नेहा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। वो सुंदर है, ये बस उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उसकी स्किन डस्की थी। बस इसलिए वो खुद के चेहरे पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही होती है। तभी उसकी माँ कोमल उसके पास आती है और उसको इस तरह से क्रीम लगाता हुआ देखकर उससे कहती है, नेहा बेटा, तू अपने मुंह पर ये क्या क्या पोतती रहती है? अरे इन सब में ना जाने क्या क्या मिला रहता है। देख बेटा, तू इन सबको छोड़ दे। माँ बस भी करो, मैं जानती हूँ कि आप मेरी स्किन के साथ साथ मेरे चेहरे से भी चिढ़ती हैं, क्योंकि मैं सुंदर हूँ और आपकी उम्र ढलती जा रही है ना, बस इसीलिए। ये तू क्या कह रही है नेहा? मैं तेरी माँ हूँ, भला मैं तुझसे क्यों चिढ़ूंगी? तू मेरी बेटी है, और अगर मेरी बेटी सुंदर है तो अच्छी बात है ना। अब बस भी करो। खैर छोड़ो, मैं कॉलेज जा रही हूँ, इसीलिए आप मुझे सुबह सुबह इन सब का ज्ञान मत दो। अब हटो। अब क्या था, कोमल अपनी बेटी को कुछ बोलती उससे पहले ही नेहा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं कोमल अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुखी हो जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ना जाने कब बड़ी होगी ये। मैं इसको इतना समझाती हूँ कि ज्यादा मुंह पर प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करे, पर ये मानती ही नहीं है। कोमल इतना कहकर अपने काम में लग जाती है। तो वहीं नेहा जब अपनी कॉलेज जाती है और अपनी क्लास में बैठती है, तब उसके पास एक लड़का आता है जो रंग में थोड़ा काला था, पर देखने में काफी अच्छे घर से था। वो उसके पास आता है और उससे कहता है, हाय नेहा। हाय। वैसे नेहा, तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो। उफ, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं सुंदर हूँ। अब प्लीज तुम मुझे अपना ज्ञान देकर मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वीर नेहा को कहीं ना कहीं पसंद करता था, पर नेहा के अंदर एक अलग ही लेवल का घमंड था। बस इसलिए वीर नेहा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो वहाँ पर नेहा की एक दोस्त सीमा आती है और वीर को बाहर जाते देखकर सीमा नेहा से कहती है, नेहा, ये यहाँ क्या करने आया था? क्या करने आएगा? आया था अपनी काली सी शक्ल लेकर मुझे इम्प्रेस करने। अच्छा, तो फिर तूने क्या कहा? क्या यार, तुझे क्या लगता है कि तेरी दोस्त इन कलूटों को हाँ बोलेगी? मतलब यार कुछ भी। अरे भाई, तेरी दोस्त का भी कोई लेवल है, समझी?
अगर वो किसी की गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो ऐसी वैसी की थोड़ी, तेरी दोस्त एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम सा बंदा ढूंढेगी, समझी तू? हाँ हाँ, तू खुद कितनी अच्छी है, जैसी तू खुद है वैसा ही तुझे भी मिलेगा ना। सीमा, क्या सोचने लगी तू? अरे अरे कुछ नहीं, वैसे मैं क्या बोल रही थी कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं चलती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं भी तेरी ही दोस्त हूँ। क्लास का टाइम बस तेरा ही नहीं बल्कि मेरा भी हो रहा है, इसलिए चल साथ में। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। ओह गॉड, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है, मुझे इसका साथ नहीं रहना है। इसमें मेरी ही गलती है जो मैं इसके पास आ गई। मैं ना तो इसके पास आती और ना ही ये मेरे चेप होती। अब जब क्लास में जाऊंगी तो सभी मेरा मजाक बनाएंगे और कहेंगी लो आ गई डस्टी स्किन वाली के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो खुद से ये सब बोल ही रही होती है कि इतने में वो लोग क्लास के पास आ जाते हैं। पर क्लास में जाने से पहले सीमा नेहा से कहती है, नेहा एक काम करो, तुम क्लास में जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं अभी कॉल करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जब तक मैं अंदर जाकर बैठ जाती हूँ। और हाँ, मैं अंदर तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखूंगी, तो मेरे पास ही बैठना। हाँ हाँ जरूर। सीमा अब बाहर की तरफ जाती है और नेहा अपनी क्लास में बैठ जाती है। कुछ समय बाद जब सीमा क्लास में आती है तो वो नेहा के पास ना बैठकर बल्कि किसी और के पास बैठ जाती है। ये देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी क्लास लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके पास करण नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है, नेहा, यूँ अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम मुझे बता सकते हो। नेहा, वो क्या है ना, कुछ दिनों में कॉलेज में हमारा फेयरवेल है, तो मैं चाहता हूँ ना कि तुम हमारे साथ फेयरवेल में आओ। तुम आओगी ना? अरे पर तुम मुझे क्यों बुला रहे हो कॉलेज में? और भी तो लड़कियां हैं जिसको तुम बुला सकते हो। और वैसे भी मुझसे तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है, तो मैं क्यों तुम्हारे फेयरवेल में? हाँ, क्या ही कहूँ कि मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ। जब तक मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं तब तक हम स्टूडेंट्स का मनोरंजन कैसे होगा, क्योंकि मनोरंजन करने वाली इकलौती तुम ही तो हो। तुम क्या सोच रहे हो जो है? यार देखो, जो बोलना है बोल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने मेरे बन के रहो और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करो। अरे यार, कैसी बातें कर दी तुमने, भला मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? और वैसे भी मैं सोच रहा था कि अब तुम इतनी अच्छी हो, भला तुम जैसी इंसान को कोई पार्टी में ना बुलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। करण की ये बात सुनकर नेहा फूले नहीं समाती और खुशी से आसमान पर चढ़ जाती है। पर इस बात से अनजान नेहा कि करण उसका मजाक बनाने वाला है, वो खुश होते हुए करण से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। अब तुमने बुलाया है और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नेहा अब खुशी से अपने घर चली जाती है। तो वहीं करण अपने दोस्तों के पास जाता है और हंसते हुए कहता है, यार हो गया काम, उसको मैंने बहुत आसान तरीके से फंसाया है और वो मान भी गई। जहाँ करण नेहा का मजाक बना रहा था तो वहीं नेहा अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है मुझे 2 दिन बाद कॉलेज के फेयरवेल में जाना है। पर बेटा कॉलेज का फेयरवेल तो सीनियर के लिए होता है ना, अब जब उसमें सिर्फ सीनियर आएंगे तो तू उसमें जाकर क्या ही करेगी? माँ मुझे ना सीनियर नहीं बोला है कि मैं उनके फेयरवेल में आ सकती हूँ, इसलिए अब चलो मुझे अच्छी सी ड्रेस दिला दो। नेहा बेटा मत जा, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा। माँ आप मेरे लिए इतना ओवर पॉजेसिव क्यों रहती हो? क्या करूँ बेटा, तेरी माँ हूँ, बस इसलिए तेरी चिंता हमेशा लगी रहती है। जो भी है माँ, पर अभी आप चलो और मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा दो, प्लीज चलो ना। नेहा के बार बार जिद करने पर कोमल उसको एक अच्छी सी ड्रेस दिला देती है। और अगले 2 दिन बाद जब नेहा कॉलेज के फेयरवेल पर तैयार होकर जाती है तो उसका ओवर मेकअप देखकर करण उससे कहता है, अरे वाह नेहा, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू करण। वैसे जब तुम इतनी सुंदर हो तो किसी को अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो? वो क्या है ना कि मुझे कोई पसंद ही नहीं आया अभी तक, बस इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। ओ अच्छा, तो तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, जरा मुझे भी बता दो, क्या पता मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। यार मुझे तो मेरे सपनों का राजकुमार चाहिए। तुम्हें पता है मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड मिले जो बहुत ही अच्छा और हैंडसम सा बंदा हो। नेहा ये सब बोल ही रही होती है, तभी वहाँ सीमा वीर के साथ आती है और उससे कहती है, नेहा कहीं तुम्हें वीर के जैसा बंदा तो नहीं चाहिए ना? देखो ये कितना हैंडसम है
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हें चाहिए। सीमा, तू ये क्या कह रही है? वीर को लाकर तू क्या साबित करना चाहती है? नेहा की बात सुनकर सीमा एक ड्रिंक का ग्लास उठाती है और नेहा के चेहरे पर ड्रिंक फेंकते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि तू ऐसे ही बंदे को डिजर्व करती है। अरे तू जो अच्छा और हैंडसम सा बंदा ढूंढती है ना, जरा तूने खुद की शक्ल देखी है कि तेरी शक्ल कैसी है? अरे तेरी शक्ल इतनी डस्की है ना कि कोई भी तुझे अपनाना नहीं चाहेगा, समझी तू? चल अब निकल यहाँ से। अपनी इतनी बेइज्जती देख आज नेहा का ये घमंड टूट गया कि वो बेहद सुंदर है। पर बेचारी उस समय कुछ नहीं कह पाती और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी ये सारी बात सुनने के बाद कोमल उसे काफी समझाती है, जिसके बाद नेहा का घमंड टूटने के साथ साथ अब वो कभी भी किसी से बेरुखी से बात नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।